जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आप जानते ही हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और आप समझ चुके होंगे, जो भी बालक बालिकाएं हमें इस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो आप समझ सकता है कि हम इट्स नॉट फॉर द वन डे, इट्स फॉर द सिविल्स ऑल्सो, राइट। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, राइट। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है और आप हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सेक्टर 34 में आ सकते हैं, राइट। 34A किसी से भी पूछिएगा, सभी जानते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा बड़ा अच्छा टॉपिक है, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होना भी चाहिए, क्योंकि फैक्टर तो एक ही है। अगर वेदर में हवा का रोल है, हवा की भूमिका है, वैसे ही क्लाइमेट में भी है। अगर वेदर में टेम्परेचर की भूमिका है, तापमान की भूमिका है, वैसे ही क्लाइमेट में भी टेम्परेचर की भूमिका है, रोल है। तो सर फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। वेदर को अगर मैं एक निश्चित टाइम पीरियड में लूं, जैसे 30 सालों का जो वेदर है, ठीक है, 30 सालों का मैंने वेदर लिया, उसका एक एवरेज निकाला, उसका औसत निकाला, तो उसको मैं क्लाइमेट कह सकता हूं, राइट। अब ये 30 साल जो मैंने बोले हैं, ये कहीं पर ऑफिशियल नहीं है कि 30 साल का ही लेना है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट आप समझ पाए होंगे कि एक वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर शॉर्ट टर्म का होता है और क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म का होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे, और दोनों के फैक्टर्स कॉमन होते हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले देख पा रहे होंगे आप, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल है, हाइब्रिड क्लासेस हैं, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। और एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होते हैं, राइट। और ऑब्वियसली ज्ञान सागर में सिविल सर्विसेज भी है, तो आप आ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं अपनी, और डेमो लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। फिर आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तब हमें ज्वाइन करेगा, राइट। अब यहां पर देखिएगा कि बात हम कर रहे थे वेदर और क्लाइमेट की। एक सेकेंड, आइए। तो हम बात कर रहे थे वेदर। अब देखो, मैंने अभी बता दिया था कि जो वेदर होता है वो एक डे टू डे कंडीशन होती है, शॉर्ट टर्म की बात होती है, जिसमें हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, सनशाइन है, किस तरह का सनशाइन हमें मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको सूर्य से जो किरणें मिल रही हैं वही तापमान यानी कि टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं। ये देखिए, तो आपस में जुड़े हुए हैं ये। और सनशाइन और टेम्परेचर अलग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सनशाइन मैटर करता है दिन और रात से भी। जैसे आप मेरे प्रीवियस क्लासेस देखिएगा, हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर काटती है, उसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है। देखिए, ये हो गया अर्थ का जो रिवोल्यूशन करती है अर्थ, बीच में आपका सन है, और हमने देखा भी था एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है जिसे हम पेरीहीलियन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पास है तो पेरीहीलियन, और ऐसी जो दूर है उसको हम बोलते हैं अपीहीलियन। तो होता क्या है कि ऑब्वियसली मैंने बताया था, मोबाइल को अगर आप किसी वॉल के करीब ले जाएंगे, मोबाइल का आपने टॉर्च ऑन कर रखा है, तो जितना आप डिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे उतना जो प्रकाश है, उतनी जो लाइट का एरिया वो कम हो जाएगा, और जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो लाइट का एरिया बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो आपका ऑर्बिट है, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें आपको पेरीहीलियन और अपीहीलियन मिलता है, इसकी वजह से सनशाइन आपका मैटर करता है। सनशाइन लंबा होगा, डेज लंबे होंगे, और ऑब्वियसली नाइटें छोटी हो जाएंगी, तो इस वजह से भी टेम्परेचर को हैम्परिंग होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सनशाइन और टेम्परेचर को अलग लिखा है। क्लाउड कवर्स, राइट, विंड फॉग कंडीशंस, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो एक प्रोसेस है जब वो ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे हेल स्टॉर्म, जिसे आप ओले कहते हैं, स्नोफॉल बर्फबारी, रेनफॉल बरसात, ये सब आपको पता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेशन। एंड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, राइट। अदर एलिमेंट्स में आपके डस्ट आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह। और इन्हीं का जब मैं एवरेज निकालता हूं, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, डे टू डे मैं अगर मैं लगभग 30 साल का ले लेता हूं, और 30 साल ऐसा फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका अगर मैं एवरेज कंडीशन लूं वेदर की, तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट। लॉन्गर पीरियड के लिए क्या कहलाता है? क्लाइमेट। तो मुझे उम्मीद है वेदर और क्लाइमेट में आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे देखते हैं, टेम्परेचर इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ वेदर। ऑब्वियसली वेदर का की एलिमेंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की एलिमेंट है, यानी कि सूर्य जो है वो एक की एलिमेंट है, क्योंकि टेम्परेचर तो वही दे रहा है, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर वो वेदर का की एलिमेंट है, माफ कीजिएगा, अगर वो वेदर का की एलिमेंट है तो क्लाइमेट का भी होगा, राइट। अब देखिए, यहां पर इसको ऐसे समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं विंड की बात करूं, विंड में हम जानते हैं
जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अबाउट द विंड्स, डोंट वरी, वहां पर हम देखेंगे। पर याद रखिएगा विंड के दो सिद्धांत याद रखिएगा। पहला, विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती हैं ये। और दूसरा याद रखना कि नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये हमेशा दाहिनी तरफ राइट टर्न, राइट को क्या करती हैं, डिविएट करती हैं। और वैसे ही सदर्न दक्षिणी गोलार्ध में ये लेफ्ट को डिविएट करती हैं, लेफ्ट को टर्न करती हैं, राइट। तो याद रखिएगा ये दो सिद्धांत हमेशा फॉलो किए जाते हैं विंड के द्वारा। हालांकि जो पहला वाला सिद्धांत है आपको दिखेगा जब मैं आपको एक सेल्स के बारे में, सेल्स जो होते हैं हमारे, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, डोंट वरी ये भी हम पढ़ने वाले हैं। 3 तरह के सेल होते हैं हमारे, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। फेरल सेल में ये वाला सिद्धांत हमें नहीं दिखता है कि ये फॉलो होता है, परंतु ये जो दूसरा सिद्धांत है वो तो हर जगह फॉलो होता है। तो इन जनरल आमतौर पे याद रखिएगा विंड के दो सिद्धांत होता है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है और नदर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न लेती है और सदर्न में लेफ्ट। अब हमें समझना है ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पर आपको लो प्रेशर दिख रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। और टेम्परेचर और प्रेशर का संबंध मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर वहीं बढ़ेगा जहां पर सन का रेडिएशन पड़ेगा, सन का रेडिएशन पड़ेगा। और सन का रेडिएशन पड़ता है आपका रोटेशन की वजह से भी, क्योंकि दिन और रात होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से भी, क्योंकि रिवोल्यूशन में आप जानते हैं चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है और हमारा अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है। तो इस रिवोल्यूशन की वजह से भी हमें गर्मी कहीं पर पेनिट्रेशन जो होता है रेडिएशन का, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। कैसे 21 जून को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि टिल्ट है ना, टिल्ट है और दूर है। 21 जून को हमारा अपीहिलियन होता है, पेरिहिलियन होता है, ऑब्वियसली अपीहिलियन होता है तो दिन बड़ा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिन सबसे बड़ा होता है और सबसे गर्म भी होता है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया। तो क्या समझ में आया मैंने कि टेम्परेचर का जो कारण है वो सन की रेडिएशन है, और सन का रेडिएशन में रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों आता है। और इस टेम्परेचर की वजह से प्रेशर हमारा ऊपर नीचे होता है, जिससे कि हमारी विंड का मूवमेंट होगा। ठीक है, जब प्रेशर डिफरेंस होंगे तो विंड का मूवमेंट होगा, क्योंकि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। और ऑब्वियसली ये जो राइट और लेफ्ट टर्न है हमारा, जब तक अर्थ रोटेट करेगी, मेरी प्रीवियस क्लासेस आप चेक करिएगा तो मैंने आपको दिखाया था, अर्थ को मैंने ऐसे बीच में से डिवाइड किया था, तब आपको दिखाया था कि किस तरह से अगर हम मानते हैं कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो इसीलिए मैंने बताया था जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है अगर उसे काट के निकालेंगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और वैसे ही साउथ वाला क्या दिखेगा, रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए। तो यहां से मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि जो वेदर, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, कहीं पर बादल लग रहे हैं, कहीं पर नहीं लग रहे हैं, ये जो मूवमेंट होता है ये ज्यादातर विंड की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है। और हवा का मूवमेंट क्यों है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशन। और सन रेडिएशन कैसे हम पर होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, राइट। तो देखिए इसमें यही बात रखिए, ये देखिए रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, और ये सब मैंने बता दिया आपको, एक बार देख लीजिएगा। अब क्या लिखा है, टेम्परेचर वेरीज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे ये मेरी अर्थ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 0 डिग्री है, ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो आप जानते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर 21 जून को हमारा सन का डायरेक्ट रेडिएशन होता है, जो आने वाला है। मई का महीना अब खत्म ही हो रहा है, राइट। 26 मई को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 2025। तो 21 जून को आपको पता ही है कि ये जो डायरेक्ट रेडिएशन है वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में दिखने वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहां पर आपका लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर बनेगा तो सारी हवाएं, मैंने बताया था हवाएं मूव क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जो हवाएं हैं उन सभी का मूवमेंट किस तरफ होगा, ब्लू से मैं हवाएं दिखा रहा हूं। ये देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो है डिविएट कहां को करती हैं, लेफ्ट को। और जैसे ही वो 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो कहां को आएंगे, राइट को डिविएट करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर से भी कोई हवा आ रही है तो ऑब्वियसली वो राइट को ही डिविएट करेगी, ये देखिए, राइट। तो इसका मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि भैया लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है, सन का मूवमेंट है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बनेगा, तो अभी यहां पर हाई टेम्परेचर बना हुआ है, राइट, 21 जून को, तो इसीलिए लो प्रेशर बनेगा। और विंड हमेशा कहां से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और विंड जब मूव करेगी तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी, बादल कैरी करेगी, तो इसीलिए हमें वेदरिंग दिखती है, बरसात दिखती है, बादल दिखते हैं, राइट। टेम्परेचर ऊपर नीचे दिखता है, तो आप समझ पाए होंगे। तो
तो यहां पर ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला है आपका, ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसको हम हॉरिजॉन्टली बोलेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस 2D में मैं आपको ये हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूं। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, और वर्टिकल का मतलब है जब आप ऊपर को आ रहे हैं। देखिए आपको ये समझ लेना है कि आप यहाँ रॉकेट में बैठे हैं, किसी भी पॉइंट में आप रॉकेट में बैठे हैं और ऊपर को आ रहे हैं, स्काई की तरफ आ रहे हैं, तो ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेयर पढ़ाया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो हर लेयर का, यानी कि शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर से, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता ही है आपको किस तरह से मेसोस्फेयर होता है, इस तरह से आप ऊपर जाते रहते हैं। तो हर लेयर का, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर का, मेसोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर का अपना एक लैप्स रेट होता है। अब जरूरी नहीं है कि लैप्स रेट का, जैसे ट्रोपोस्फेयर में अगर लैप्स रेट आपको दिखेगा कि जितना एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जितना ऊंचाई में आप जाएंगे, टेम्परेचर गिरेगा, पर स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होगा, इसमें उल्टा हो सकता है। इसमें उल्टा होता है, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूंगा, और याद रखिएगा जितनी ऊंचाई में आप जाते हैं टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, माफ करना, टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसमें अगर टेम्परेचर घट रहा है, अगर आप एल्टीट्यूड में बढ़ते जा रहे हैं, ये मतलब एल्टीट्यूड ऊंचाई में जाते जाते हैं और टेम्परेचर गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं? लैप्स रेट। और ज्यादातर आपको एग्जाम के लिए लैप्स रेट किसका याद रखना है? आपको एग्जाम के लिए ट्रोपोस्फेयर का याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा है लैप्स रेट जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि पर 1000 मीटर पे आप जाते हैं, यानी कि पर किलोमीटर में आप जाते हैं, तो आपका कितना टेम्परेचर गिरेगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपने याद रखनी है, पर किलोमीटर में जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर गिरेगा। और ये कहाँ की बात है? ट्रोपोस्फेयर की। याद रखिएगा ये वाली लेयर यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ट्रोपोस्फेयर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लैप्स रेट आपको स्ट्रेटोस्फेयर में दिखता है या नहीं दिखता है, मेसोस्फेयर में दिखता है नहीं दिखता है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रोपोस्फेयर का तो मैंने बता दिया, लगभग 1 किलोमीटर में कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है। अब देखिए हम जानते हैं अर्थ का जो शेप है, पर्टिकुलरली अर्थ का शेप तो जियोइड है। मैंने आपको बताया था शेप क्या है, जियोइड। जियोइड मतलब जैसे आपका संतरा होता है ना, प्लेन टेबल पे आप संतरा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पोल्स वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो इस वजह से संतरा बीच में आ सकता है। क्योंकि स्फेरिकल क्या होता है, वो तो राउंड होता है, उसका रेडियस कॉमन होगा चारों तरफ ना, राउंड, तो कभी भी वो टेबल पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, एकदम राउंड है ना। तो हालांकि हम अर्थ को स्फेरिकल बोल सकते हैं, दिखता तो ऐसा ही है, स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो देखिए इसमें क्या है कि स्फेरिकल शेप की वजह से क्या होता है, हमारा एंगल अलग अलग होता है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। एक अर्थ को मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पेन चेंज करता हूँ, क्योंकि आई थिंक ब्लू आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें मैं व्हाइट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से एक शेप मैं ऐसा बना रहा हूँ, अर्थ का शेप ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर है सन। तो आपको पता है कि इसमें जो सन का जो रेडिएशन इसमें पड़ेगा, ठीक है, ये देखिए सन का रेडिएशन आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल आपको सेम दिखेगा। सारा ही एंगल अगर देखेंगे इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि पूरे इस सेक्शन में एक एंगल आपको दिखेगा जो है 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। वहीं पर जो रियल पिक्चर है अर्थ की, अगर उसे हम देखें, उसको मैं येलो से बनाता हूँ, अर्थ का रियल सरफेस ऐसा है ना, स्फेरिकल टाइप है। तो ऑब्वियसली जो सन है, सन का जो रेडिएशन इसमें पड़ेगा, है ना, सन का जो रेडिएशन पड़ेगा, राइट, तो ऑब्वियसली वो, अगर इसको मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3, इसको 4, तो आपको दिखेगा, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, सरफेस कैसा है, कर्व है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल बनेगा। तो अर्थ के सरफेस जो कि कर्व फॉर्म में है, यानी कि स्फेरिकल है, उस वजह से क्या होता है, एंगल अलग होते हैं। और एंगल अलग होने की वजह से जो सन का रेडिएशन आएगा, उसका रेडिएशन अलग अलग लेवल का होगा, राइट। जैसे थर्ड में, इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, तो थर्ड में जो है कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर पड़ रहा है, पर वहीं पर 1 से कंपेयर करिए, 1 वाले कंडीशन में ये फैलेगा, 1 वाले कंडीशन में क्या होगा, फैलेगा, क्योंकि इसका कर्व ज्यादा है, इसका कर्व ज्यादा है। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर हमारा अर्थ का सरफेस कुछ फ्लैट होता तो हर जगह एंगल एक सा ही होता, परंतु ये एंगल अलग अलग होने के कारण क्या होता है, हमारा जो सन का रेडिएशन है वो अलग अलग लेवल पे हमारे अर्थ पे आता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस मारता है। आप समझे मेरी बात, ये टेम्परेचर डिफरेंस मानता है। तो यानी कि हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम, ऐसा नहीं कि अगर दिन का 12 बज रहा है तो आप कश्मीर में हैं और अब वहीं पर तमिलनाडु में है तो टेम्परेचर एक सा दिखेगा, नहीं, क्योंकि एंगल डिफरेंस है, तो उसकी वजह से आपका सन का पेनिट्रेशन अलग होता है। और सन का पेनिट्रेशन यानी कि सन की जो रेडिएशन आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो प्रेशर है वो एक सा नहीं होगा, डिफरेंस होगा। इसीलिए देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ
वेंट्स, क्योंकि वेंट्स क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती हैं, और अगर एक कर्व शेप है, अगर एक कर्व शेप है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसीलिए मूवमेंट ऑफ द विंड होगा, और मूवमेंट ऑफ द विंड होगा तो ऑब्वियसली हमारा वेदरिंग होगी, राइट, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी होती है। तो देखिए कुदरत में भी एक एंगल से भी कितना डिफरेंस होता है, राइट, हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। अब आगे टॉरिड जोन की बात। अब देखिए कर्व के हिसाब से और पेनिट्रेशन के हिसाब से हमने थ्योरी में क्या डेवलप किया है, जैसे ये मेरी अर्थ है, राइट, हमने जोन बना रखे हैं, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। आई रिपीट, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। अब ऑब्वियसली इसका बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया हम इसको कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन की खूबसूरती ये होती है कि इसमें आपको सन का रेडिएशन डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट रेडिएशन मिलेगा, क्योंकि सन मैक्सिमम 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर मैक्सिमम वो 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर भी हो सकता है, ये आपका मैक्सिमम कहां जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये मूवमेंट सन का इसी के बीच रहता है, तो इसीलिए यहां पर जो है, अगर आप देखेंगे यहां पर डायरेक्ट पेंट्रेशन होता है रेडिएशंस का, तो इसीलिए यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली। साल भर का टेम्परेचर अगर आप निकालेंगे तो टॉरिड जोन का सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट। वैसे ही क्या है, ऊपर वाला है फ्रिजिड जोन। कौन सा है, फ्रिजिड जोन। तो नीचे वाला भी जो है ये है फ्रिजिड जोन, यानी कि जो ध्रुव का भाग है, यानी कि जो पोल्स हैं वो आपके फ्रिजिड जोन होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का एक तो टिल्ट है, अर्थ टिल्ट होती है, राइट, टिल्ट होती है। जैसे ये एक सन है, राइट, क्योंकि यहाँ पर दिखाते हैं ये सन है, यहाँ पर अर्थ ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पार्ट, यानी कि ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर में रेडिएशन पड़ रहा है, सदर्न में पड़ नहीं रहा क्योंकि सदर्न तो छुप गया, और इस कंडीशन में क्या है, सदर्न वाले पे पड़ रहा है और नदर्न वाला छुप गया। तो इसीलिए क्या होता है, जो फ्रिजिड जोन होती है वहां पर ये हमें दिखता है, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन और बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, हमें क्या दिखता है कि कभी नॉर्थ पोल में आपको 6 महीने उजाला दिखेगा, और जब नॉर्थ पोल में उजाला दिख रहा है तो साउथ पोल में नहीं दिखेगा, और यही वैसा वर्सा। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिट और बिकॉज ऑफ द टिल्ट। तो इसीलिए इसको हम फ्रिजिड कहते हैं। इसीलिए आपको देखा होगा ऊपर आपका आर्कटिक जोन है और नीचे आपका एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक। हालांकि एंटार्क्टिक को हम एक, जैसे हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, तो अंटार्कटिक आपका 7 कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें आपका फ्लोरा फोना जो भी चाहिए होता है कॉन्टिनेंट बनने के लिए वो दिखाई देता है। इसीलिए आर्कटिक को तो हमने नहीं रखा है कॉन्टिनेंट में, पर अंटार्कटिक को रखा है, ठीक है। कंपैरेटिवली क्या है, अंटार्कटिक में आपको फ्लोरा फोना दिखाई देता है, राइट, जो एक कॉन्टिनेंट होने के लिए चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। अब ये जो फ्रिजिड है, इसके बीच वाला जो जोन है जो ट्रांसफॉर्म होता है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब टेम्परेट जोन का क्या मतलब है, ये भी टेम्परेट हो गया। टेम्परेट ऐसा होगा जहां पर टॉरिड के भी फीचर होंगे और फ्रिजिड के भी फीचर होंगे, उसको हम टेम्परेट कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये मेरी अर्थ है, अगर मैं इसको देखूं, ये 3 लाइन मैंने खींची है, ये 0 डिग्री, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ में हमारा इंडिया ऐसे आता है, देख रहे हैं। तो अर्थ की माफ करना, अर्थ में जो हमारा इंडिया है, इंडिया की खूबसूरती है, उसका नीचे वाला पेनिनसुलर भाग जो है वो आता है टॉरिड जोन में, और ऊपर वाला उत्तरी आता है टेम्परेट जोन में। इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया होता है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला है, ठीक है, वहां पर आप देखते होंगे सीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखता है, टेम्परेट फीचर दिख रहा है। यहाँ पर ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, इसीलिए हमें टेम्परेट जोन में, क्योंकि आप, अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ और अगर आप मुझे चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ से सुन रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि हमें ठंडी का भी एहसास होता है और हमें गर्मी का भी एहसास होता है, क्योंकि हम कहाँ पर है, टेम्परेट जोन में, ठीक है। वहीं हम अगर केरला में होते तो बिलीव मी हमें ठंडी का उतना एहसास नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम टॉरिड जोन में होते हैं, और टॉरिड जोन में हमेशा एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा ही होता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये मैंने वैसे ही बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये टॉरिड जोन की बात की गई है, राइट। आगे देखते हैं। फ्रिजिड जोन मैंने बता दिया था आपको, ये देखिए, है ना, बिल्कुल बता रखा है। टेम्परेट जोन बीच का जोन होता है, ये देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा। अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर की। अब आप देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितना हम देखिए ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है, जितना हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, देखिए 10 किलोमीटर, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं, ये देखिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, जितना ऊपर जा रहा हूं आपको देखिए प्रेशर जो है वो क्या दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, याद रखिएगा, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ समझ लीजिए, जो अर्थ में हमारा एयर मास होता है, जिसे आप विंड कहते हैं। विंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ, माफ कीजिएगा, जो एयर होती है, एयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ विंड्स होती हैं। विंड्स का ग्रुप एक एयर होती है, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कोई इंसान खड़ा है ऐसे,
इसको ऐसे एक बार हम पिक्चर में समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज्योग्राफी जितना हम प्रैक्टिकल समझे उतनी आसान लगती है। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, ऐसे मैं एक बना रहा हूँ, ये हो गया आपका, ये है माउंट एवरेस्ट, ये है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और वैसे ही मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया और ऐसे करके मैंने यहाँ पर सी बना दिया। ठीक है, और सी में मैंने एक ऐसे एक क्या बना दिया मैंने, शिप बना दिया, शिप या बोट जो भी आपको लग रहा है। सॉरी फॉर माई ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, पर ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग अच्छी है तो आपको क्या फायदा, मेरी नॉलेज अच्छी है तो आपको फायदा है, राइट। अब माउंट एवरेस्ट में हम एक लेके चलते हैं कि यहाँ पर एक आदमी को बैठा देते हैं, मिस्टर एक्स, और इस बोट में बैठा देते हैं मिस्टर वाई को। तो एक्स को मैंने माउंट एवरेस्ट में बैठा रखा भाई। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा एयर मास है, समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए इतना ये एयर मास है ना, एटमॉस्फेयर है हमारा, ट्रोपोस्फेयर होगा, राइट। वैसे ही इस ट्रोपोस्फेयर का मैक्सिमम मैं ऊपर इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये मैक्सिमम इतना, देखिए ये तो ऑलरेडी हाइट में, तो इसके ऊपर कितना एयर मास है, बस इतना, और इसके ऊपर कितना, इतना। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना आप ऊंचाई में जाते हैं आपका एयर मास कम होता रहता है, तो ऑब्वियसली आपका जो डेंसिटी है, प्रेशर है, वो कम होता रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहेगा। देखिए, और ये नीचे है तो इसके ऊपर देखिए कितना ज्यादा है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये चीज यहां पर दिखाई गई है आपको, ये देखिए कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा है, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, यानी कि प्रेशर क्या होता है, रैपिडली फॉल होता है। गॉट इट। अच्छा, इसीलिए आप मुझे बताइएगा क्यों कहा जाता है कि जो हाई प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जिनको हाई बीपी होता है, उनको फ्लाइट में बैठने के लिए क्यों मना किया जाता है। थोड़ा मेरे को हिंट आपको यहाँ से उठाना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जिनको हाई बीपी होता है उनको रिकमेंड क्यों नहीं किया जाता कि वो शिप में बैठ सकते हैं, राइट। शिप मतलब मेरा माफ करना, फ्लाइट, राइट, फ्लाइट हो जाता है। ठीक है, काफी लेक्चर्स देने होते हैं। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, ऑब्वियसली सी लेवल पर हाईएस्ट होगा क्योंकि उसका जो एल्टीट्यूड है नीचे है। ठीक है, एंड डिक्रीजेस विद द हाइट, जितना आप ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। और हॉरिजॉन्टली भी आप देखेंगे जो एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सिंपल सी बात है, ये तो भी मैंने वर्टिकल बताया था आपको। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे। अब वैसे ही क्या है, ये देखिए, ये है 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये, और ऊपर और ले जाते हैं 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये आर्कटिक सर्कल हो गया आपका। ठीक है, अब आप देखिए जितना आप ऊपर जाएंगे, अब इसमें क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर गए, अब मानते हैं सन यहां पर है, अगर आप मार्च के महीने में, ध्यान से देखना, मार्च का महीना है, आप जानते हैं मार्च और सितंबर में हमारा इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर। इक्विनॉक्स मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं इसमें तेज जा रहा हूं। 0 डिग्री पे होता है हमारा सन। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर गर्मी की वजह से हमारा एयर मास फैल जाएगा, एटमॉस्फेरिक फैल जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं गर्मी की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहां पर हमें उतना, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, और जितना हम ऊपर जाएंगे, यानी कि 21 मार्च से जब मैं ऊपर जा रहा हूं, 21 मार्च को मैंने फ्लाइट ली है, 21 मार्च को फ्लाइट ली और मैं यहां चला गया, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन को एक्स मान रहा हूं मैं, आर्कटिक पे मैं एक्स मान रहा हूं, और यहां पर वाई में मैं मान रहा हूं कि मैं इक्वेटर पे हूं। तो मेरी 2 घंटे की फ्लाइट है, तो वाई में मैं था, 21 मार्च का समय है, वाई ये है लोकेशन। रुकिए इसको मैं हटाता हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। देखिए ये हो गया, एक कंडीशन बना रहा हूं, ये है 0 डिग्री और ये है आपका पॉइंट 66.5 डिग्री, और टाइम है 21 मार्च का। टाइम क्या है, 21 मार्च का। आप जानते हैं 21 मार्च को डायरेक्ट पेनिट्रेशन कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। सन की डायरेक्ट पेनिट्रेशन कहां पर है, यहां पर है, 0 डिग्री पे। अब देखो यहां पर अगर पेनिट्रेशन है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशन है, हीट है, तो हवा फैलेगी, तो यहां पर प्रेशर, मानते हैं यहां पर प्रेशर है एक्स, प्रेशर कितना है एक्स, और फ्लाइट लेके आप यहां पहुंच गए 2 घंटे में, वाई, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, एक्स प्लस जी होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लाइट नहीं है। तो यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली हो गया ना, वर्टिकल में तो हमने देखा आप जितनी ऊंचाई में जाओगे उतना टेम्परेचर, उतना एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में डिपेंड करता है कि सन कहां पर है। अब वैसे ही देखो, अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये है एक्स, ये है 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और यहां पर ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका कैंसर। अब हम बात कर रहे हैं 21 जून की, 21 जून की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है सन मेरा डायरेक्ट यहां पर है, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, यहां ये पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो, तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें दिखेगा कि प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। अगर यहां पर प्रेशर के होगा, ठीक है, यहां पर प्रेशर के होगा, तो यहां पर के प्लस एम होगा प्रेशर, क्योंकि हमारा सन रेडिएशन डायरेक्ट कहां पर पड़ रहा है,
21 जून को कहां पड़ रहा है, ये पड़ रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर बात होगी एल्टीट्यूड वाइज, जितना आप ऊपर जाएंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली जितना ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सी लेवल पे, और सबसे कम कहां होगा कंपैरेटिवली माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे। पर हॉरिजॉन्टली में आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो डिपेंड करेगा सन का रेडिएशन पे, सन का मूवमेंट पे, ठीक है। सन कैसे मूव करता है कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, राइट। तो ये चीज इसमें लिखी है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन और एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ये बात याद रखना, टेम्परेचर, और जहां टेम्परेचर आ गया वहां सन का नाम आना ही है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार कौन है, सन है, राइट। अब विंड देखिए, विंड का मैंने ऑलरेडी बता दिया, विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है, ठीक है। जब कोई एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है तो सिंगल एयर नहीं होती, बहुत सारी एयर होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो कलेक्शन ऑफ द एयर होती है और उसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। अब विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, वो हम पढ़ेंगे। एक होती परमानेंट विंड्स, जो होती ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं। देखिए ट्रेड विंड ही आपकी वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होती हैं, डोंट वरी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। दूसरी होती है सीजनेबल विंड्स, जैसे हमारे जो बरसात आने वाली है, आपको पता ही है केरला पे मानसून हिट हो चुका है 24 मई के समय पर, और अगर आप 15 दिन इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10 7 दिन ये हो गए, 7 5 12, यानी कि 5 जून तक आपको हमारे नॉर्थ इंडिया में भी मानसून दिखेगा। तो कारण क्या है, सीजनेबल विंड। मानसून विंड क्या होती है, सीजनेबल विंड। फिर होती है लोकल विंड्स, होती है हमारी, जैसे हम कहते हैं लू लग जाती है, लू लगती है ना, जो हीट वेव्स होते हैं, वो हमारी लोकल विंड्स हो गई। और लैंड ब्रीज होती है, सी ब्रीज होती है, ये मैं सारा पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी आपको। फिर हम क्लाउड्स में बात करेंगे। क्लाउड क्या होता है, एक विजिबल मास ऑफ कंडेंस वाटर वेपर एंड फ्लोटिंग इन द एयर होता है। अब ऑब्वियसली विंड हो गया, क्लाउड हो गया, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका अननेसेसरी लोड आए आप पे। और जो मैंने आज आपको पढ़ाया, एयर प्रेशर हमने देखा, एयर प्रेशर में याद रखना एक वर्टिकल लेवल पे होता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो मूवमेंट ऑफ द सन का बड़ा रोल होता है, और वर्टिकल में तो सिंपल है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपका प्रेशर कम होगा, ठीक है। फिर ये जोन हमने देखी थी, टॉरिड जोन बीच वाला, सबसे ऊपर फ्रिजिड जोन, उसके बीच में टेम्परेट जोन, और इंडिया लकी कि वो ट्रॉपिकल टॉरिड जोन में भी आता है और टेम्परेट जोन में भी आता है, ठीक है। फिर हमने ये बात करी थी वेदर और क्लाइमेट की, और आपने देखा ही था कि वेदर डे टू डे एक्टिविटी है, और कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का है वो कर्व है, वो स्फेरिकल है। तो एक ही समय पर अर्थ के एक ही समय पर, यानी कि अगर सुबह का 11 बजा है तो 11 बजे वो हमारे क्या है, अर्थ में एंगल्स हैं, कर्व शेप है, तो अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मूवमेंट ऑफ द एयर होगा, जिसे हम विंड कहते हैं। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है तो उसको विंड कहते हैं, और ये डे टू डे होता है, और उसका हम एक 30 साल का या इस तरह से हम एक एवरेज निकालते हैं, वो हमारा क्लाइमेट हो जाता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट डाल सकते हैं, जो नीचे स्क्रॉल हो रहा नंबर उसमें आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा नाम करुण है, KARUN, करुण मेरा नाम है। आप आ सकते हैं 34 में डेमो ले सकते हैं, ऑफलाइन में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वैसे भी कॉलेजेस के पेपर अब खत्म ही हो रहे हैं, और याद रखिएगा आपको तैयारी अभी से करनी है। अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, फर्स्ट ईयर में है, जैसे बहुत सारे बालक बालिकाएं मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर तैयारी कब करें, कॉलेज पूरा कर ले फिर करें। देखिए कॉलेज के साथ साथ आप तैयारी करिए, तब आपको सिर्फ 2-2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और याद रखिए एग्जाम में जितना वॉमिट कर सकते हैं, जितनी आप उल्टी कर सकते हैं, उल्टी करने के लिए आपको समय चाहिए, जितना ज्यादा रिवीजन होता है उतना हमें याद रहता है, ये बात आपने याद रखी है, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।